सब कुछ क्लियर है, जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी, तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। अभी आपके क्लास में काफ़ी कम लोग यहाँ पे जुड़े हैं। विगत क्लास में हम लोग यूट्यूब पर पढ़ने का काम कर रहे थे और यूट्यूब के क्लास में बार बार वीडियो रुक जा रहा था और मैंने आपको कहा था कि अपना जो अगला क्लास बुधवार को होगा सो कहाँ पे होगा, तो आपके टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे होगा। तो इस क्लास में हम लोग आपको कुछ होमवर्क दिए थे और वह आपका होमवर्क इकाई नंबर 3 से संबंधित था। खुशबू कुमारी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जो भी मित्र हैं एक बार कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आपके इस डीलेड प्रथम वर्ष को अगर आप सही तरीके से पढ़ने का काम करेंगे तो आपको आगे चलकर कहीं से भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए, उसके बाद हम आपके सेशन की शुरुआत कर देंगे। आपकी क्लास में अभी मात्र 5 लोग कनेक्ट हुए हैं। जितने भी मित्र हैं सभी लोग एक बार कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद हम लोग अपने सेशन की शुरुआत कर देंगे। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खुशबू कुमारी के बाद अमृता कुमारी कह रही हैं गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग अमृता जी। तो जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई कीजिएगा। अंतिम क्लास हम लोगों ने यूट्यूब पर ही लेने का काम किया था और ऐसा नहीं है कि आपका यूट्यूब पे क्लास नहीं होगा। अभी यूट्यूब पे कुछ बग्स चल रहा है और उस बग से हम लोगों ने अभी तक निजात नहीं पाया है, वह समस्या अभी तक चल ही रहा है, जिस कारण से मुझे यह क्लास एप्लीकेशन पे लेना पड़ रहा है और बाद में मैं इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा यूट्यूब पर। तो अपने मन में आप ऐसा मत सोचिएगा कि जा हमारा क्लास नहीं हो रहा है, तो इस तरह का विचार अपने मन में मत लाइएगा। आइए, आज आपका क्या है, क्लास नंबर 6 है और इस एप्लीकेशन पे बड़ा ही प्यारा सा प्रोसेस है। आपको सारा चीज आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा। छोटे से स्वरूप में अगर मैं आपको समझाना चाहूं, उससे पहले आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से दुआ है, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ चलते हैं हम लोग अपने कक्ष की तरफ। बहुत बढ़िया। आइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, पर उस होमवर्क का डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके नोट्स का डिस्कस कर देता हूं, ताकि आप लोगों को पढ़ने में क्या हो, सहूलियत हो, आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। जैसे ही आप लोग अपने नोट्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या आता होगा, व्यू पैकेज आता होगा। जैसे ही आप लोग नोट्स को परचेज करने के बाद उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से क्या आएगा, ये आपका एप्लीकेशन है। और जैसे ही आप लोग नोट्स को परचेज कीजिएगा तो वह आपका कहाँ चला जाएगा, तो माई कोर्स के अंदर में चला जाएगा। माई कोर्स पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आ जाता है, देखने को क्या मिलेगा, तो बिहार डीलेड फर्स्ट ईयर नोट्स 25-27 सेशन। ये सेशन अवश्य ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके इस एप्लीकेशन पे ढेर सारा चीज अवेलेबल है। जैसे ही आप इसका व्यू पैकेज कीजिएगा, क्या करना है, व्यू पैकेज। तो व्यू पैकेज करने पे आपको एक साइड लिखा रहेगा लाइव और दूसरे साइड लिखा रहेगा रिकॉर्डेड। क्या लिखा रहेगा, रिकॉर्डेड। तो लाइव में अभी जो आपका मैं क्लास ले रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगले बुधवार को हम लोग क्लास एप्लीकेशन पे लेंगे, तो अभी लाइव के अंदर में आपको अभी का क्लास दिख रहा होगा। और जैसे ही आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिएगा तो रिकॉर्डिंग पे क्लिक होते ही आपका फिर से इस प्रकार से एक मेनू खुल जाता है और उसमें क्या रहता है, सबसे ऊपर में होगा आपका हिंदी मीडियम नोट्स। क्या होगा, तो हिंदी मीडियम नोट्स होगा। उसके नीचे आप क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम का नोट्स आपको देखने को मिलेगा। सारा का सारा जितना भी आपका विषय है, F1 से लेके F12 तक का सारा विषय का नोट्स अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग यूनिट वाइज करके इसमें रखा हुआ है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा 2022 का, फिर आपको 23 का मिलेगा, फिर 24 का मिलेगा और फिर आपका 25 वाला हमको अपडेट करना है। इतना सारा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलता है। और उसके नीचे लिखा होगा यूट्यूब क्लास। क्या लिखा होगा, यूट्यूब क्लास। तो जितना भी आपका क्लास रात को 8 बजे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को होता है, वो सभी क्लास आपको हर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके, अभी मैं F1 पढ़ा रहा हूं और F1 का क्लास नंबर 6 है,
तो आपका एक फोल्डर होगा जिसमें लिखा होगा F1 और उसमें क्लास 5 तक का सारा अपडेट होगा। और आज आपका ये क्लास नंबर 6 है। जितना क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा उन सभी क्लास का आपका PDF भी आपको देखने को मिलता है। तो अब तक अगर आप लोग एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो, आपको सारा का सारा एक जगह देखने को मिले। अंतिम क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था बनाने के लिए और उस होमवर्क को मैंने बड़े अच्छे तरीके से बना दिया है। चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, दोनों के लिए क्या है, ये उपयोगी है। यहाँ तक क्लियर है? खुशबू कुमारी, अस्मिता कुमारी, अमृता कुमारी, राहुल कुमार, आप सभी लोग अपना अपना रिप्लाई देने का काम करेंगे। सबसे पहला प्रश्न था आपके होमवर्क में कि शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, इसके विविध स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को मैंने आपको कहा था कि 10 नंबर का प्रश्न है, कम से कम 3 से 4 पेज में लिखने का काम कीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करना होता है परिचय से, और ये आपका क्या है, तो ये है आपका परिचय। परिचय में है कि शिक्षा में मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि शिक्षा मानव जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के भीतर निहित शक्तियों का विकास किया जाता है। शक्ति कहने का मतलब क्या हुआ, इसी को हम लोग आसान शब्द में पढ़े हैं कि शिक्षा अपने आप में एक प्रकार का ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करने योग्य बन पाते हैं। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होती है बल्कि यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास से भी क्या है, संबंधित है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से हमारे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का, विभिन्न प्रकार का आयाम का जो मैंने आपको पढ़ाया है PCS के बारे में, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल के बारे में, इन तमाम प्रकार के आयामों का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने अनुभवों को सार्थक बनाता है तथा समाज में उपयोगी नागरिक के रूप में विकसित होता है। अर्थात शिक्षा ही हमारा एक प्रकार का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने इस समाज में एक आदर्श नागरिक बनते हैं और एक आदर्श समाज का भी क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये आपका हो गया शिक्षा का परिचय। अब शिक्षा से संबंधित बातों पे महात्मा गांधी और अरस्तु साहब ने कुछ कहा है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समिनत्व विकास करना है। समिनत्व का मतलब होता है एक साथ समाहित करके डेवलपमेंट कराना। अर्थात हमारे जितने भी प्रकार के क्षेत्र हैं, जितना भी हमारा आयाम है, चाहे वो हमारा शारीरिक विकास हो, चाहे वो हमारा संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे वो हमारा सामाजिक विकास हो, ये सभी विकास हमारा क्या होता है, आपस में समाहित होता है, आपस में कनेक्टेड होता है। और उन तमाम प्रकार के क्षेत्रों का विकास ही हमारा क्या है, शिक्षा है। इस प्रकार शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने का सही दिशा प्रदान करती है। अर्थात शिक्षा के ही माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन के विभिन्न प्रकार के समस्याओं को समझ पाते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को समझा पाते हैं और उस समस्या का हम लोग समाधान प्राप्त कर पाते हैं। अर्थात शिक्षा ही एक प्रकार का ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने दिन प्रतिदिन के विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर पाते हैं और विभिन्न प्रकार के समस्याओं का समाधान करने योग्य योग्यता को भी प्राप्त करते हैं। और उसका भी माध्यम क्या है, हमारा शिक्षा है। शिक्षा विभिन्न प्रकार के, अर्थात इसके स्वरूप को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकार के नाम से जानते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है कि शिक्षा हमारा मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। शिक्षा का विविध स्वरूप में क्या आएगा, तो शिक्षा के प्रकार आएंगे और यह मुख्यतः होता है 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, क्या बोलेंगे, अनौपचारिक शिक्षा, और दूसरे को बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। और एक आप लोगों को कहीं कहीं सुनने को मिलता होगा जिसे बोलते हैं गैर औपचारिक शिक्षा, जो कि वयस्क लोगों के लिए होता है। ऐसे लोगों के लिए जो वयस्क शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उसको रखा गया है गैर औपचारिक के पाठ में। तो उसे आप माइंड में रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप बस 2 ही माइंड में रखें, अनौपचारिक शिक्षा और आपका औपचारिक शिक्षा। तो शिक्षा मुख्यतः 2 प्रकार का। अनौपचारिक शिक्षा अपने आप में एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जहां भी यह हमारा क्या होता है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसा है, स्वाभाविक है, एक प्रकार का नेचुरल प्रोसेस होता है जहां पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान देने की
ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं अचेतन प्रक्रिया। क्या बोलेंगे? अचेतन। अचेतन का मतलब होता है जहां ध्यान देने की आवश्यकता ना पड़े। इससे हम लोग क्या करते हैं? तो इसे हम लोग अर्जित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे हमें मेहनत नहीं करना पड़ता। यहाँ पे हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। बिना मेहनत का हम लोग विभिन्न प्रकार की चीजों को अर्जित कर लेते हैं। परंतु हमारा जो यह औपचारिक शिक्षा होता है, यह एक प्रकार का कैसा है? तो ये एक प्रकार का चेतन प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? चेतन प्रक्रिया। अर्थात यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ता है, यहाँ पे हमें मेहनत करना पड़ता है, यहाँ पे हमें मेहनत करना पड़ता है। इसके माध्यम से हमारा अधिगम की प्रक्रिया शुरुआत होती है। किसकी होगी? तो अधिगम के प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अर्थात हम लर्न करना प्रारंभ करते हैं और ये हमारा क्या है? तो हमारे अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो ये था हमारा शिक्षा का विविध स्वरूप। और इसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा? डायग्राम बना के लिखने का काम कीजिएगा। और जब हम लोग परिचय दे दिए, मनोवैज्ञानिक विचार बता दिए, शिक्षा का स्वरूप बता दिए, तो एक होगा हमारा लास्ट में क्या? शिक्षा की विशेषताएं। विशेषताओं में क्या लिखिएगा? तो शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा हमारे जीवन से संबंधित है। शिक्षा के माध्यम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है और यह चेतन एवं अचेतन दोनों होती है। दोनों क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हमें अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार की चीजें हम लोग क्या करते हैं? सीखने का कार्य करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा हमारा कैसा प्रक्रिया है? तो हमारा चेतन एवं अचेतन दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। और शिक्षा क्या होती है? परिवर्तनशील एवं गतिशील। कहने का अर्थ हुआ कि अभी तक आप लोगों ने 12 तक पढ़ाई किया होगा। मैक्सिमम लोग क्या होइएगा? 12 तक का होइएगा। सर अधिगम को एक्सप्लेन कीजिए। ओके जी, कर देते हैं। आप लोग अभी तक क्या किए होइएगा? 12 तक का पढ़ाई किए होइएगा। और 12 के बाद आपका जो पढ़ाई अभी आप कर रहे हैं डीलेड का, तो डीलेड में क्या आप कर रहे हैं? तो डीलेड में आप विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्रीय शब्दों को सीखने का काम कर रहे हैं। और उसी में का एक शब्द है हमारा अधिगम, जो खुशबू कुमारी पूछ रही हैं कि सर अधिगम का मतलब क्या होता है? तो खुशबू जी, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। यहाँ पे जो मैंने लिखा है अधिगम, अधिगम का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लर्निंग। अर्थात सीखने सिखाने के प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सीखने सिखाने के प्रक्रिया को, सीखने सिखाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं खुशबू जी, कि अभी आप अपने घर पे चावल रोटी सब्जी सब कुछ बना रहे हैं, जो कि नॉर्मल है, आप लोग बना रहे हैं। परंतु आप ही के घर में कोई आपकी छोटी बहन, बड़ा भाई, कोई भी, उसको मन है कि नहीं हम जाएंगे और पूरा खाना का प्रक्रिया सीखेंगे, तो वह क्या करेगा? होटल मैनेजमेंट का कोर्स करेगा। होटल मैनेजमेंट में जाएगा तो वह चीजों को समझ पाएगा और पूरा खाना के प्रक्रिया को पढ़ने का कार्य करेगा। तो वही पढ़ाई उसका क्या कहला जाएगा? अधिगम कहला जाएगा। आप खुशबू कुमारी जी अपने घर में अपने बोली का उपयोग करते होइएगा, अपने मातृभाषा का, जिसे आपने अपने घर परिवार से क्या किया है? सीखने का काम किया है। तो वह आपके लिए हो गया अर्जित। वह क्या हो गया आपके लिए? अर्जित, जहां पे आपने मेहनत नहीं किया। अब उस भाषा को लेकर आप कहां पहुंचते हैं? तो विद्यालय प्रांगण पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? तो विद्यालय पहुंचते हैं। और विद्यालय में आप मानक भाषा पढ़ने का कार्य करते हैं, सीखने का कार्य करते हैं। तो हमारा जितना भी सीखने का प्रक्रिया है ना, वो सभी हमारा अधिगम का पार्ट है। हमने जो जो चीजों को सीखा है, जहां पे हमें मेहनत करना पड़ा है, अभी आप इस क्लास में कनेक्टेड है और आप मेरे साथ जुड़ के इन तमाम प्रकार के शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो अधिगम का कहलाएगा, लर्निंग का कहलाएगा। आई होप अब आपके माइंड में अधिगम शब्द का अर्थ क्या होगा? क्लियर होगा। और ये सभी क्या है? तुम्हारी शिक्षा की विशेषताएं हैं। निरंतर का मतलब होता है जो हमेशा गर्भ तक चलने वाले प्रक्रिया को बोलेंगे निरंतर। सर्वांगीण का मतलब होता है कि हमारी चहुमुखी विकास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, जहां पर हमारा सभी आयाम का डेवलपमेंट हो, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, तीनों का डेवलपमेंट हो, वह हमारा कहलाएगा सर्वांगीण विकास। शिक्षा से हमारा जीवन क्या है?
पूर्ण रूप से संबंधित है। अभी जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, डीलेट का प्रशिक्षण कर रहे हैं, आगे चलकर आप सीटेट की तैयारी करेंगे, आप सीटेट का एग्जाम देंगे, जब उसको आप क्वालिफाई करेंगे तो आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे, तो आप अपने जीवन में क्या करेंगे, रोजगार को प्राप्त करेंगे, या फिर बहुत प्रकार के ऑप्शंस खुल जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय का, आर्मी पब्लिक स्कूल का, जवाहर नवोदय का, वो सब हमारे जीवन के कार्य से क्या है, संबंधित है। या इतना कुछ पढ़ने के बाद भी अगर हमें रोजगार प्राप्त ना हो तो कम से कम हमें इतना ज्ञान अवश्य प्राप्त हो जाता है कि हम अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कर पाए। शिक्षा हमारा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों है सामाजिक प्रक्रिया? क्योंकि हम सभी लोग अपने समुदाय के विभिन्न प्रकार के इकाई हैं और हमसे ही समाज का निर्माण होता है। और जब हम पढ़े लिखे रहेंगे तो हमारा आने वाला जनरेशन पढ़ा लिखा होगा और हम लोग क्या करते हैं, एक आदर्श समाज का निर्माण करते हैं। और यह परिवर्तनशील एवं गतिशील है। इसका मतलब हुआ कि हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की चीजों को सदैव सीखते रहते हैं, इसलिए हमारा शिक्षा कैसा होता है, परिवर्तनशील और गतिशील होता है। लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष कि अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक प्रकार का ऐसा स्वरूप है, शिक्षा एक प्रकार का ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास होता है और अपने जीवन के विभिन्न प्रकार के समस्याओं को समझने एवं उसका निराकरण करने के लिए हमारे पास में शिक्षा रूपी शस्त्र का होना अति आवश्यक है। हो गया आपका पहला प्रश्न का आंसर डन हो गया। इतना लिख दीजिएगा, आपका 3 से 4 पेज से ज्यादा हो जाएगा। तो पहले आपको समझने का काम करना है और फिर लिखने का काम करना है। अंतिम क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ज्ञान और सूचना, आपको याद है? ज्ञान और सूचना पढ़ाने का काम किए थे। सॉरी सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अजीत कुमार जी। आइए, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ज्ञान एवं सूचना में क्या अंतर होता है। और मैंने आपको समझाया था कि सूचना का अर्थ है, अभी आप सभी लोगों को टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पर एक मैसेज गया होगा, बिहार डीलेट सत्र 25-27 क्लास इज लाइव, ऐसा जाके आपको क्या मिला होगा, तो एक इंफॉर्मेशन मिला होगा, एक सूचना मिला होगा। उस सूचना पे आप लोगों ने क्लिक किया और अपने इस क्लास में कनेक्ट होने का आपने कार्य किया। इससे क्या हुआ, आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सूचना हमारा क्या होता है, क्षणिक होता है, और उस सूचना में जब हम कनेक्ट होते हैं तब जाकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कि देखिए, कह रहा है कि ज्ञान एवं सूचना में अंतर, क्या कहता है कि ज्ञान एवं सूचना दोनों ही अधिगम के प्रक्रिया से जुड़े हुए शब्द हैं। अधिगम का मतलब हमारे सीखने सिखाने के प्रक्रिया से जुड़ा हुआ शब्द है, किंतु इसके अर्थ एवं स्वरूप में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि हमारा सूचना और ज्ञान तो आपस में संबंधित है, हमारे सीखने सिखाने प्रक्रिया का हिस्सा है, परंतु इसके अर्थ में क्या है, एक प्रकार का अंतर होता है। और उसी अंतर को हमें क्या करना है, तो समझने का काम करना है। सबसे पहला है कि सूचना केवल तथ्य एवं आंकड़ों का संग्रह होती है, जबकि ज्ञान उन तथ्यों की समझ, विश्लेषण एवं अनुभव से प्राप्त होता है। कहने का अर्थ हुआ कि सूचना से सिर्फ हमें किसी न किसी प्रकार का फैक्ट प्राप्त होता है और उस फैक्ट से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात आपको कोई एक प्रकार का सूचना मिल गया कि फलना जगह पर यह होने वाला है, वो क्या है, एक फैक्ट है। अब आप उस जगह पे पहुंचिएगा तब ना आप वहां से सारा कुछ जान पाइएगा। दैट्स कॉल्ड नॉलेज। सूचना अपने आप में अर्थहीन हो सकती है, परंतु जब व्यक्ति उस सूचना को समझकर अपने अनुभव से जोड़ता है तब वही सूचना ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। अभी यह मैसेज जो आपका क्लास शुरू हुआ है, यह सूचना आप में से सभी के पास गया होगा, परंतु क्लास में अभी कनेक्ट हुए हैं मात्र 7 लोग। बाकी लोग अपने अपने घर में उस सूचना को देखे और उसको इग्नोर करने का काम किए। तो जो लोग अभी इस लाइव क्लास में मौजूद होंगे उन्हीं को ना ज्ञान की प्राप्ति होगी, वही ना समझेंगे शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है, शिक्षा का स्वरूप क्या है, विशेषता क्या है, कैसे लिखना है। ये सारी बातें जब आप क्लास में आइएगा तभी ना आप सुन पाइएगा। सूचना कच्चे रूप में होती है, जैसे किसी विषय संबंधित आंकड़े या तथ्य। इसके विपरीत ज्ञान व्यवस्थित एवं अर्थपूर्ण होता है, जिससे व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम होता है। कहने का अर्थ हुआ कि मैंने आपको सोमवार के रात में कहा था कि आपका अगला क्लास कहाँ पे होगा, एप्लीकेशन पे होगा। क्यों? क्योंकि अभी यूट्यूब में एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपकी अगली क्लास बुधवार को रात में 8 बजे एप्लीकेशन पे होगा।
यह मैंने इंफॉर्मेशन आपको देने का काम किया। उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद आप में से जितने भी लोग इस कोर्स में जुड़े होंगे उन्हीं को यह क्लास दिख रहा होगा और वही इन तमाम प्रकार के टॉपिक को समझने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। सूचना का उपयोग सीमित होता है जबकि ज्ञान व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है। आपके जीवन में विभिन्न प्रकार का आपको सूचना मिला होगा, परंतु जब भी आप उस सूचना पे एक्शन लिए होइएगा, उस पे आपने क्रिया किया होगा, अर्थात उस कार्य में आप लगे होंगे, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी और उसी ज्ञान के आधार पे हमारे व्यवहार में क्या होता है, तो परिवर्तन होता है। सूचना अस्थायी हो सकती है लेकिन ज्ञान अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। कहने का अर्थ हुआ कि आज दिन भर में आपको कितने प्रकार का आपने बात सुना ये आपके माइंड में नहीं होगा, परंतु मैं आपसे पूछूंगा कि आज दिन भर आपने कौन कौन से कार्य किया, यह आपके माइंड में अवश्य होगा। अर्थात दिन भर हमें 50 प्रकार का नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल पर आता है, ये क्लास, वो क्लास, इसका रील, उसका रील, इस तरह का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे ढेर सारा आता है, परंतु जिस चीज पे आप क्लिक करके पूरा देखिएगा वही ना आपके जीवन में संलग्न होगा, वही ना आपके माइंड में सेट होगा। दैट्स कॉल्ड नॉलेज। जैसे कि एक छोटा सा हम एक उदाहरण लेते हैं, आप लोगों को क्रिकेट अगर पसंद होगा तो क्रिकेट में मान लीजिए कि किसी का मैच चल रहा है, ठीक है, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है। आपने क्या किया, आपको एक नोटिफिकेशन मिला कि इंडिया ने 350 रन बनाया। ये क्या है, एक मैसेज मिला आपको कि इंडिया ने आज के मैच में 350 रन बनाया। पर जब उस मैसेज पे क्लिक कीजिएगा तब ना आप जान पाइएगा कि कौन खिलाड़ी कितना रन मारा, किस प्लेयर ने कितना स्कोर किया। इन तमाम प्रकार के बातों को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा अंदर में इन करना पड़ेगा, उस सूचना पे आपको रिएक्शन करना पड़ेगा, क्रिया करना पड़ेगा। आप जाइएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, तब ना जाकर आपको पता चलेगा कि कौन से प्लेयर ने कितना रन मारा। ये हो गया एक प्रकार का उदाहरण। अगर हम लोग शैक्षिक उदाहरण ले तो आपको एक सूचना मिला कि आज वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा हुआ, आज वहां पर बहुत ज्यादा क्या हुआ, वर्षा हुआ। परंतु जब आप वहां पर जाएंगे तब देखेंगे जमीनी हकीकत कि भाई वर्षा होने से वहां की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से फसल पे उसका असर रहा। इस सब प्रकार के प्रभाव को आप देखने का काम करेंगे। अभी विगत 2 महीना पहले बारिश हो ही नहीं रहा था, हर एक किसान परेशान थे। बारिश जब हुआ तो लगातार इतना बारिश होने लगा कि बहुत सारा फसल क्या हो गया, खराब हो गया। ये सिर्फ बारिश होना एक इंफॉर्मेशन है, परंतु जब वहां पर आप जाएंगे, देखेंगे कि हमारा फसल कैसे खराब हुआ, तब ना आपको पूरा डेप्थ में चीजें पता चलेगा। अतः इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सूचना ज्ञान का आधार है, किंतु बिना समझ एवं अनुभव के सूचना को हम लोग ज्ञान नहीं कह सकते हैं। ज्ञान जो है हमारा, जब हम उस सूचना पे कनेक्ट होंगे, उससे संबंधित बातों को सुनने का कार्य करेंगे, समझने का कार्य करेंगे, तब वह सूचना हमारे लिए किस चीज में परिवर्तित होता है, तो ज्ञान में परिवर्तित होता है। तो ये था आपका ज्ञान और सूचना में अंतर। 5 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में अवश्य रहेगा, या तो ज्ञान और सूचना रहेगा, नहीं तो ज्ञान मीमांसा रहेगा, और नहीं तो ज्ञान के विविध स्वरूप रहेंगे। ये चीज आपके कल एग्जाम में अवश्य पूछेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है आपका ज्ञान मीमांसा। विभिन्न प्रकार के जगह पर आप अलग अलग चीजों को सुने होइएगा और बहुत लोग इसके ऊपर में चर्चा भी नहीं करते हैं क्योंकि ये कहीं पर अवेलेबल ही नहीं है। ज्ञान मीमांसा से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपका तीसरा प्रश्न था आपके होमवर्क का। कहता है कि ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक प्रकार की ऐसी शाखा है, अर्थात दर्शन का मतलब होता है किसी भी प्रकार की चीज की सत्यता को खोजना, कि उस चीज की सत्यता है कि नहीं, उससे पहचानना ही हमारा क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। तो वही कहता है कि ज्ञान मीमांसा दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें ज्ञान की उत्पत्ति, स्वरूप, सीमा एवं सत्यता का अध्ययन किया जाता है। इसे अंग्रेजी में इस्नोलॉजी कहते हैं। ज्ञान मीमांसा यह जानने का प्रयास करती है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और ज्ञान कितना सत्य एवं विश्वसनीय है। अर्थात आसान भाषा में मैं आपको कहूं तो आप लिखिएगा कि ज्ञान मीमांसा कहने का आशय होता है कि यह दर्शन का एक प्रकार का ऐसा शाखा है जो सत्य की खोज करता है। जब भी हमारे मन में किसी भी प्रकार की चीजों के प्रति एक क्यों की भावना का जन्म होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है,
सच में भगवान है, ईश्वर है क्या, ज्ञान क्या है, ऐसा क्यों है, हमारा पृथ्वी ऐसा क्यों है, ये जो क्यों के तरफ हम लोग लगते हैं, ये हमारे मन में जो विभिन्न प्रकार की दुविधा होती है, उस दुविधा को खोजने के लिए हमारे मन में क्या और क्यों की उत्पत्ति होती रहती है, ये तमाम प्रकार का कार्य हमारा क्या है, तो ज्ञान मीमांसा है। कहता है कि ज्ञान मीमांसा में यह विचार किया जाता है कि ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्रोत में पढ़ा था, हमारा पुस्तक वह क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव है। अनुमान, तर्क, प्रमाण एवं अनुभव ये सभी क्या हैं, ज्ञान के स्रोत हैं। और इसके साथ यह भी देखा जाता है कि ज्ञान की सत्यता की परीक्षा कैसे की जाए। आपके पास में कितना ज्ञान है, आपके पास में कितना नॉलेज है, इसको जानने के लिए ही आपका एग्जाम होता है। फिर भी आपके मन में आएगा कि हम अपने ज्ञान को किस प्रकार से बताएं। अपने ज्ञान की सत्यता की खोज में आपके मन में आप बैठे हैं, आपके मन में प्रश्न आ गया कि आखिर बारिश क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है कि वर्षा होता है, क्या सच में ईश्वर है। इस तरह का आपके मन में अस्तित्ववादी वाली, जिसकी अस्तित्व है कि नहीं, अस्तित्ववादी वाली सोच आपके अंदर में आना प्रारंभ होगा। यही हमारा कहलाता है ज्ञान मीमांसा। हमारे शिक्षा में ज्ञान मीमांसा का महत्व इस प्रकार से है। शिक्षा में ज्ञान मीमांसा का विशेष महत्व है क्योंकि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। शिक्षक यह समझ पाता है कि विद्यार्थी ज्ञान कैसे ग्रहण करता है और कौन सी शिक्षण विधि अधिक प्रभावी होगी। इसके माध्यम से पाठ्यक्रम का निर्माण, शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन प्रक्रिया का उचित दिशा मिलता है। अर्थात हमारे शिक्षा में ज्ञान मीमांसा एक प्रकार से मूल्यांकन में क्या है, उपयोगी है। यह हमें बताता है कि हमें अपने विद्यार्थियों की पहचान किस प्रकार से करनी है। ज्ञान मीमांसा हमें यह समझाने का कार्य करता है कि हमारे कक्ष में जितने भी प्रकार के बच्चे उपस्थित हैं, उन तमाम प्रकार के बच्चों की विभिन्न प्रकार के जानकारियों को कैसे हमें फाइंड आउट करना है, कैसे हमें पता लगाना है, और इन तमाम प्रकार के जानकारी को प्राप्त करने का तरीका ही हमारा क्या है, ज्ञान मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा हमें यह समझाता है कि आप अपने कक्ष में, अपने विद्यालय प्रांगण में उपस्थित बच्चों को किस प्रकार से उन्होंने सीखा, उनका पढ़ाया हुआ चीज, उनकी अधिगम प्रक्रिया किस तरह से कितनी उनके लिए उपयोगी हुई, इन तमाम प्रकार की चीजों का जांच पड़ताल करना भी हमारा ज्ञान मीमांसा का ही क्षेत्र होता है। अतः इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ज्ञान मीमांसा शिक्षा का दार्शनिक आधार है, जो ज्ञान की प्रकृति को समझकर शिक्षण को अधिगम बनाने में सहायता करती है। शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, और टीचिंग का अर्थ होता है पढ़ाने का तरीका। टीचिंग का मतलब क्या हुआ, एक शिक्षक अपने कक्ष में विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को समझाने का कार्य करता है। और यही संप्रदाय हमारे लिए क्यों होता है उपयोगी, क्योंकि जब तक आप किसी प्रकार के कंसेप्ट को समझिएगा नहीं, तब तक आप कार्य कर पाइएगा नहीं। इसी प्रकार से आपका तीनों का तीनों होमवर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हम लोगों का इकाई नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इकाई नंबर 3 में इतना ही था जितना मैंने आपको समझाया। और यहां से एक प्रश्न आपका 5 नंबर में अवश्य रहेगा, चाहे वह प्रश्न आपका सूचना एवं ज्ञान में अंतर रहे, या फिर ज्ञान के विविध स्रोत रहे, या फिर ज्ञान मीमांसा से आपका क्या अभिप्राय है ये रहे। ये 3 प्रश्न में से कोई एक आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा यूनिट हमें पढ़ना है, जिसका नाम है इकाई नंबर 4, आपके F1 विषय में इकलौता ऐसा यूनिट है इकाई नंबर 4, जहां से आपके 15 से 20 मार्क्स की तैयारी होती है। अर्थात आपके F1 का जो एग्जाम होता है ये कितने नंबर का होता है, तो F1 आपका होता है 70 नंबर का, 70 मार्क्स का होता है। और इस 70 नंबर में 15 से 20 नंबर सिर्फ आपके इकाई नंबर 4 से रहता है, जहां पर हमें विभिन्न प्रकार के किसके बारे में, तो विभिन्न प्रकार के शिक्षाविद के बारे में पढ़ना है। शिक्षाविद कहने का अर्थ होता है कि महात्मा गांधी का सोच शिक्षा के प्रति क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर का सोच कैसा था, मारिया मोंटेसरी के बारे में, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, जे कृष्णमूर्ति के बारे में, उसके बाद आपके जॉन डीवी के बारे में। कुल मिलाकर हमें 8 लोगों के बारे में पढ़ने का काम करना है, और वो सभी हमारे क्या है, शिक्षाविद हैं। और यह क्लास जो है आपका 15-20 मार्क्स वाला, ये किस दिन होगा, तो अगला क्लास आपका होगा अब शुक्रवार को रात में 8 बजे। शुक्रवार को रात में 8 बजे
टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे, जहां पे भी आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। और ये यूनिट बड़ा आवश्यक है आपके लिए समझना। इस यूनिट को अगर आप समझ लेंगे और थोड़ा सा जल्दी से क्या कीजिएगा, रिमेंबर करने का भी काम कीजिएगा। सिर्फ 15 से 20 नंबर का सवाल आपके इकाई नंबर 4 से रहेगा और मेरा पूरा संभव प्रयास रहेगा कि बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का काम करूं। और इतना ही नहीं, इकाई नंबर 4 के लिए मैं आपको कुछ ऐसा शॉर्ट पॉइंट बनाकर एक पीडीएफ भी डालने का कार्य करूंगा, जो कि आपके इसी एप्लीकेशन पे रहेंगे। और उस पीडीएफ में आप बड़े ही सरलता पूर्वक सभी के सभी मनोवैज्ञानिक के बारे में समझ पाइएगा, पढ़ पाइएगा। मैं जो आपको कहता हूं कि आपकी इस क्लास में जो आप देख रहे हैं, तो ये नोट्स सिर्फ नोट्स नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है जो कि टॉपिक वाइज कनेक्टेड होता है। और जब आप यहाँ पे कनेक्ट होंगे, इसमें जब आप ज्वाइन होंगे, तो आपको वो सारा चीज देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ आप वीडियो से यूट्यूब पे ही प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसको आप रिकॉर्डिंग के रूप में भी आप यूट्यूब पे सुनिएगा। तो ये चीज आपका क्या है, नोट्स में बहुत पीडीएफ है। जैसे कि आपका यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पे 8 शिक्षाविद के बारे में बात है। अब उसका एक शॉर्टकट में हम लोग पीडीएफ बनाएंगे, जो कि कहीं भी आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। जो इसके अंदर में इनरोल होंगे उन्हीं को देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे पीडीएफ होते हैं जो आपके पढ़ाई को सरल और आसान बनाने का काम करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने अपने होमवर्क को देख लिया। नेक्स्ट क्लास आपका शुक्रवार रात को 8 बजे होगा। उससे पहले आप लोग ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपका क्लास मिस ना हो। क्लास में अभी 12 से 13 लोग लाइव में मौजूद हैं और मैसेज किए हैं सिर्फ 3 लोग, खुशबू कुमारी, अस्मिता कुमारी और अजीत कुमार। और आप लोग बाद में अपना YouTube पे कमेंट भी कीजिएगा कि आज आपको एप्लीकेशन पे पढ़ के कैसा लग रहा है। एप्लीकेशन का पढ़ाई जो है आपकी उस भीड़ से बहुत हटा हुआ है, बहुत सरल और बहुत आसान तरीके से आप अपने बातों को आप मेरे सामने रख सकते हैं और मेरे बातों को आप समझ सकते हैं। बड़ा यूजर फ्रेंडली है आपका ये एप्लीकेशन का क्लासेज, जहां पे फालतू कोई बातें नहीं होती है ना बात। अभी क्लास में आप लोग चैट में मौजूद हैं और आपको सिर्फ आपका चैट दिख रहा होगा, किसी को किसी और का चैट नहीं दिखेगा और आप सभी का मैसेज मुझे दिख रहा है। ये आपके एप्लीकेशन का क्या एक फीचर है, जहां पे सीधा सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी, कोई भी फालतू का बकवास यहाँ पे कोई करता ही नहीं है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। शुक्रवार को हमारा क्लास होगा इकाई नंबर 4 का, उसमें फिर हम लोग मिलेंगे। आपके होमवर्क को मैंने कंप्लीट करवा दिया है और कमेंट यहाँ पे नहीं यूट्यूब पे कीजिएगा। ये वीडियो भी मैं आपको रात तक में पोस्ट कर दूंगा ताकि जो भी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उनको समझ में आ सके कि किस तरह से हमें पढ़ना है। और आपके सभी क्लास का पीडीएफ भी आपको उपलब्ध है। एक बार आप लोग चेक करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। अभी तक आपका 6 क्लास हुआ है और सभी के सभी 6 क्लास का अलग अलग आपका नाम से बना हुआ है और वहां पे सभी क्लास का आपको पीडीएफ भी देखने को मिलेगा। तो एक बार चेक करके आप मुझे बताने का कार्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।